चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो तुरंत हमारा ध्यान खींचती है। मेरा मतलब है एक्सट्रीम्स, यानी चरम सीमाएं। हाँ, दिमाग को नॉर्मल चीजें भूलने की आदत होती है। सही बात है। जब कोई चीज बहुत बड़ी या बहुत ऊंची होती है तो उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। और स्रोतों में इसका सबसे पहला उदाहरण है भारत का सबसे ऊंचा बांध, यानी तेहरी बांध। तेहरी डैम, हाँ, इसको याद रखने का जो विजुअल दिया गया है वो काफी स्पेसिफिक है। कल्पना करने के लिए कहा गया है कि अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का एक बहुत ही ऊंचा बांध है, टी से तेरी। ये तो काफी सिंपल विजुअल एंकर हो गया है ना। ये सिंपल जरूर है, पर अब इस दृश्य में थोड़ी गति यानी मोशन जोड़ते हैं। मोशन? कैसे? उस बहुत ऊंचे टी आकार के बांध के ऊपर एक लड़की भाग रही है, और क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है तो ऊंचाई का असर दिखाना जरूरी है। हाँ। तो कहानी आगे बढ़ती है कि वो लड़की भागते भागते उस भयानक ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। ओ बाप रे, ये तो काफी खतरनाक कल्पना है ना? अब इस पूरी घटना से शब्दों को बाहर निकालते हैं। एक मिनट में कोशिश करता हूँ। लड़की भागी और ऊंचाई से नीचे गिर गई, भागी और गिर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो भागीरथी। अरे वाह, भागीरथी नदी, यानी तेहरी बांध भागीरथी नदी पर है और स्रोतों के मुताबिक ये उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन एक सवाल है मेरा। पूछिए। ये इमेजरी थोड़ी डार्क नहीं है? मतलब किसी का इतनी खतरनाक ऊंचाई से नीचे गिरना, क्या हमारा दिमाग ऐसी डरावनी चीजों को ज्यादा आसानी से याद रखता है? ये सवाल बहुत लाजमी है। ये डार्क जरूर है, लेकिन न्यूरोबायोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब हम किसी ऐसी घटना की कल्पना करते हैं जिसमें ऊंचाई हो या गिरने जैसा कोई शॉकिंग एलिमेंट हो, तो ये हमारे दिमाग के अमिगडाला को एक्टिवेट कर देता है। अमिगडाला, जो डर को प्रोसेस करता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एमिगडाला हमारी भावनाओं और खासकर डर और खतरे को प्रोसेस करता है। जब ये एक्टिव होता है तो ये हमारे हिपोकैम्पस को एक सिग्नल भेजता है। हिपोकैम्पस जो हमारी यादें बनाता, राइट? हाँ, तो सिग्नल जाता है कि ये जानकारी हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, इसको तुरंत सेव करो। यही वजह है कि भागी और गिर का ये फोनेटिक हुक हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। कमाल का मैकेनिज्म है यार। एक तरह से हम अपने दिमाग को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये इन्फो हमारी जान बचाने के काम आएगी। एकदम सही। हम अपने ब्रेन की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को यूज कर रहे हैं। अब अगर हम ऊंचाई से आगे बढ़ें तो स्रोतों में एक और एक्सट्रीम का जिक्र है, भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध, हीराकुद बांध। क्या इसके लिए भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है? और लॉजिकल एक्सटेंशन की क्षमता का इस्तेमाल किया गया है। मतलब यहाँ लॉजिक लगाना है हमें? हाँ, देखिए, अगर हीराकुद भारत का सबसे बड़ा बांध है तो उसे किस तरह की नदी को रोकने के लिए बनाया गया होगा? जाहिर सी बात है, किसी छोटी मोटी नदी या नाले को रोकने के लिए तो इतना बड़ा कंक्रीट का ढांचा खड़ा नहीं करेंगे। इसे किसी बहुत विशाल, किसी महान नदी को रोकने के लिए बनाया गया होगा। और महान नदी का मतलब क्या हुआ? महान नदी, अरे हाँ, महानदी जो कि ओडिशा में स्थित है। ये तो बहुत सीधा था। यही तो सटीक विश्लेषण है। हमारा मस्तिष्क हमेशा कॉज एंड इफेक्ट वाले कनेक्शंस ढूंढता है। कारण और प्रभाव, बिल्कुल। सबसे बड़ा बांध और सबसे महान नदी, ये एक ऐसी स्वाभाविक और लॉजिकल कड़ी है जिसे याद रखने के लिए दिमाग को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्ची नहीं करनी पड़ती। सही बात है। आकार और भौतिक तर्कों की तो हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ मेरे काफी दिलचस्प सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। जब हम इन आधुनिक बांधों की बात करते हैं तो क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि इनको याद रखने के लिए हम हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं का सहारा ले रहे हैं? स्रोतों का जो दूसरा हिस्सा है वो पूरी तरह से हमारे कल्चरल मिथ्स पर आधारित है। ये ऊपर से देखने पर अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी में इसको स्कीमा थ्योरी के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। स्कीमा थ्योरी, ये क्या होती है? स्कीमा बेसिकली हमारे दिमाग में पहले से मौजूद ज्ञान के ढांचों को कहते हैं। आप इन्हें मेंटल फाइलिंग कैबिनेट समझ लीजिए। अच्छा, जहां हमारी पुरानी यादें स्टोर होती हैं? हाँ, और हमारी पौराणिक कथाएं जैसे रामायण या महाभारत, ये हमारे समाज के कलेक्टिव सबकॉन्शियस में बहुत गहराई से बसी हुई हैं। ये हमारे दिमाग में पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स है। समझ गया। तो नए दम के नाम के लिए एक नया फोल्डर बनाने की जगह हम बस उस पुरानी मजबूत फाइल में एक नई पर्ची चिपका रहे हैं। एग्जैक्टली। और स्रोतों में इसका एक शानदार उदाहरण दिया गया है नागार्जुना सागर बांध का। ओह हाँ, नागार्जुना सागर डैम। चलिए इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, नागार्जुना शब्द को जरा ध्यान से सुनिए। इसमें क्या छिपा हुआ दिख रहा है आपको? अगर ध्वनि पे ध्यान दूं तो इसमें अर्जुन शब्द बिल्कुल साफ सुनाई देता है। नागा अर्जुन, अर्जुन। सही पकड़ा।
अब हमारे महाभारत के स्कीमा के हिसाब से अर्जुन का सबसे गहरा संबंध किसके साथ है? उनके सारथी और गुरु कौन थे? अब भगवान कृष्ण। तो अर्जुन से याद आया कृष्णा, जिसका सीधा सा मतलब है कि नागार्जुना सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। बिल्कुल ये तो काफी नेचुरली जुड़ गए आपस में। बिल्कुल। लेकिन स्टेट को कैसे याद रखा जाए? भारत के नक्शे में इसको कहाँ रखें? उसके लिए हमें महाभारत के युद्ध के उसी स्कीमा में थोड़ा और अंदर जाना होगा। अर्जुन एक बहुत महान धनुर्धर थे, है ना? हाँ, बेस्ट आर्चर थे वो। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब उन्होंने अपने बाणों की वर्षा की तो विरोधियों का क्या हाल हुआ होगा? कल्पना कीजिए कि उनके अचूक बाणों ने दुश्मनों को लगभग अंधा ही कर दिया था। बाणों से अंधा कर दिया? अंधा। अंधा से बन गया आंध्र प्रदेश। क्या बात है ना मजेदार? ये सच में चकराने वाला है कि हम 1960 के दशक में बने एक आधुनिक जायंट डैम को सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध से जोड़ रहे हैं। अर्जुन, कृष्णा, बाणों का चलना, ये सारे कितने डायनामिक और पावरफुल विजुअल हैं। और ये सिर्फ महाभारत तक नियमित नहीं है, बचपन की कहानियां भी उतनी ही मजबूत स्कीमा का काम करती हैं। श्रोतों में एक और बांध का जिक्र है, अलमाटी बांध। हाँ, अलमाटी डैम। ये इसी थ्योरी को एक अलग इमोशनल लेवल पर ले जाता है। सही कहा। इसकी ट्रिक मुझे और भी प्यारी और एक कहानी सुनाने जैसी लगी। जैसे अलमाटी शब्द है, उसमें माटी यानी मिट्टी शब्द आता है। हाँ, और पौराणिक कथाओं में माटी खाने की सबसे फेमस कहानी किसकी है? भगवान कृष्ण की, जिन्होंने बचपन में माटी खाई थी और जब यशोदा मैया ने गुस्से में उनका मुंह खुलवाया तो उन्होंने अपने मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। सही बात है। तो माटी से फिर याद आया भगवान कृष्ण, यानी ये बांध भी कृष्णा नदी पर ही है। और ये किस राज्य में है? उसके लिए आपको उस बचपन की कहानी के नेचर को देखना होगा। हाँ, भगवान कृष्ण ने बचपन में बहुत सारी शरारतें की थी, काफी सारे नाटक किए थे और नाटक से बन गया कर्नाटक। बिल्कुल। ये तो पूरी तरह से एक चाइल्डहुड इमोशनल कहानी बन गई। और यहाँ जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि हम इस जटिल भौगोलिक जानकारी को सीधे भावनाओं के साथ जोड़ रहे हैं। इमोशंस के साथ, राइट। हाँ, बचपन की शरारतें, एक माँ का स्नेह, ब्रह्मांड देखने का आश्चर्य, ये सब इमोशनल ट्रिगर्स हैं। जब कोई नई जानकारी ऐसी स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ जुड़ती है तो हमारा ब्रेन उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत स्पीड से भेज देता है। अद्भुत। तो हमने एक्सट्रीम्स का असर देख लिया, हमने देवताओं और महाकाव्यों के पुराने फोल्डर्स का इस्तेमाल भी कर लिया। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान का दिमाग सिर्फ इतिहास या अतीत में तो नहीं जीता ना, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत सी चीजें करते हैं। सही बात है। श्रोताओं का जो अगला हिस्सा है वो डेली लाइफ, हमारी कॉमेडी और भाषा के उस चातुर्य खेल की तरफ मुड़ता है जो इन्फो को एक्चुअली मजेदार बना देता है। देखिए, ह्यूमर और डेली लाइफ के एक्शंस का यूज करना एक बहुत ही इफेक्टिव न्यूरोलॉजिकल टूल है। क्या श्रोताओं से आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां कोई डेली एक्टिविटी शामिल हो? हाँ, बिल्कुल। इदुक्की बांध का उदाहरण इसके लिए एकदम सटीक है। इदुक्की डैम। अगर हम इदुक्की को थोड़ा जल्दी बोलें तो ये डुबकी जैसा सुनाई देता है। हाँ, इदुक्की डुबकी। और पानी में डुबकी लगाना एक बहुत ही आम सी क्रिया है। अब ट्रिक ये है कि अगर किसी को पानी में डुबकी लगानी है, जैसे किसी बढ़िया वाटर पार्क या रिजॉर्ट में, तो वो फ्री में तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं, पैसे तो देने पड़ेंगे। वही तो, डुबकी लगाने के लिए पहले पैसे पे करने पड़ेंगे। अच्छा, तो क्या यहाँ से हमें नदी का नाम मिलता है? एकदम। पे करने से बनता है पेरियार नदी, और ये पेरियार नदी केरला में स्थित है। तो इक्वेशन बन गई, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरला में, पैसे देकर डुबकी लगाना। ये तो पूरी तरह से एक डेली ट्रांजैक्शन को भौगोलिक फैक्ट में बदल दिया गया। ये हास्य और प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन का बहुत अच्छा मिक्स है। और कॉमेडी भी है इसमें थोड़ी सी। हाँ। और जब कोई कहानी फनी होती है ना, तो वो हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का एक रसायन यानी केमिकल रिलीज करती है। डोपामीन? जो हमें खुशी देता है। बिल्कुल। डोपामीन ना सिर्फ हमें अच्छा फील कराता है, बल्कि ये सीखने और याद रखने के प्रोसेस को भी काफी मजबूत बनाता है। अगर किसी चीज को पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो उसको याद रखने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। और अगर हम दिमागी तौर पर संतोष देने वाली चीजों की बात करें तो स्रोतों में एक बड़ा ही क्लेवर फोनेटिक खेल भी है, मैटूर बांध के बारे में। मिलना, हाँ, उसकी कहानी कैसी है? उसकी कहानी सुनिए आप। एक आदमी ने अपने दोस्तों से मिलने के लिए एक टूर प्लान किया। टूर यानी मिड-टूर। अब इसमें मिलने शब्द पर ध्यान दीजिए। मिलना, क्या इससे हम किसी राज्य का नाम निकाल सकते हैं? हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसमें मिलना शब्द पूरी तरह साफ आता है, तो राज्य हो गया तमिलनाडु। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे क्या होता है उसके टूर में? उस आदमी का टूर चल रहा है, पर रास्ते में उसकी जो लोकेशन है वो लगातार वेरी कर रही है, यानी बदल रही है। अच्छा, वेरी कर रही है। तो क्या इससे नदी का नाम निकलता है?
वेरी, कावेरी, लोकेशन वेरी कर रही है, मतलब कावेरी नदी। मुझे सच में लगता है कि वेरी से कावेरी बनाना एक दिमागी पहेली सुलझाने जैसा है, जो सुनने में बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। बिल्कुल। कॉग्निटिव साइंस में इस प्रोसेस को चंकिंग और साउंड अलाइक्स का इस्तेमाल कहते हैं। साउंड अलाइक्स, हाँ, साउंड सिमिलर। ऊपर पर जा रहा है तो हम एक स्टैटिक इन्फो को एक डायनामिक एक्शन ओरिएंटेड इवेंट में बदल देते हैं। स्टैटिक को डायनामिक में, मतलब ठहराव को गति में। सही कहा। हमारा दिमाग नाउन्स के मुकाबले वर्ब्स को यानी क्रियाओं को ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है। क्योंकि वर्ब्स हमेशा किसी मोशन या बदलाव का इशारा देती हैं जो इजीली अटेंशन खींच लेती हैं। और मोशन की बात करें तो स्रोतों में मैथॉन बांध के ट्रिक तो भाई पूरी तरह से पसीना बहा देने वाली है। मेथॉन डैम, वो कैसे? ट्रिक ये कहती है कि मैथॉन शब्द में अगर हम र जोड़ दें तो वो मैराथन बन जाता है। माराथन ना? अब सोचिए कि कोई मैराथन दौड़ने गया, लेकिन आयोजकों ने अचानक रूल्स बदल दिए और मैराथन की दूरी 1 किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दी। बाप रे, दूरी बढ़ाकर कर दी। बढ़ाकर। और इसी शब्द से नदी का नाम निकलता है। बढ़ाकर से बनता है बराकर नदी, जिसे ऑफिशियली बराकर रिवर भी कहते हैं। कमाल है। अब आप सोचिए, अगर कोई अचानक 10 किलोमीटर दौड़ेगा तो उसकी हालत क्या होगी? दौड़ने के बाद उस बेचारे के शरीर से पसीने का झरना बहने लगा, और पसीने के झरने से क्या बना? झारखंड। ये तो चेन लिंकिंग टेक्निक का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चेन लिंकिंग? हाँ, देखिए, आपने मैराथन यानी मैथॉन से शुरू किया, फिर दूरी बढ़ाई जिससे बनी बराकर नदी, और आखिरी में पसीने का झरना यानी झारखंड। यहाँ एक घटना ऑटोमेटिकली दूसरी घटना को ट्रिगर करती है। सही बात है, एक सीक्वेंस बन गया। पर इसमें एक और बहुत गहरी बात छिपी है, जिसे किनेस्थेटिक मेमोरी कहते हैं। ये क्या होती है? जब पसीने के झरने और 10 किलोमीटर दौड़ने की थकान की बात होती है ना, तो भले ही आप फिजिकली नहीं दौड़ रहे हों, पर आपके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स उस थकान और पसीने की फीलिंग को इमेजिन करते हैं। ये जो फिजिकल कनेक्शन बनता है, ये इन्फो को दिमाग में डीप डाउन फिक्स कर देता है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। वैसे श्रोतों के टेस्ट सेक्शन में एक छोटी सी एक्स्ट्रा डिटेल भी दी गई है कि इसी बराकर नदी पर बाल पहाड़ी और तिलैया बांध भी स्थित हैं। तो इस पसीने के झरने वाली नदी पर काफी कुछ मौजूद है। हाँ, और एक बार जब नदी और राज्य का स्कीमा बन जाता है तो उसमें ऐसे एडिशनल डैम्स के नाम जोड़ना काफी आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो आखिर इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? हमने अब तक लॉजिकल एक्सटेंशन देखा, कॉमेडी देखी, साउंड्स का खेल देखा, मिथ्स देखे। हाँ, लेकिन याद है शुरुआत में हमने एक बिल्कुल बेतुके दृश्य की बात की थी, जो हमारे बेसिक फिजिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट था। चलिए उस पर वापस चलते हैं। आप भाखड़ा नांगल बांध की बात कर रहे हैं, जो हमारी लिस्ट का सबसे अजीब एग्जाम्पल है। हाँ, मतलब इस ट्रिक पर तो कोई भी आसानी से सवाल उठाएगा। स्रोतों में दिया है कि नगल का मतलब है कि बांध गलने लगा है, पिघल रहा है। एक कंक्रीट का ढांचा मोम की तरह गल रहा है। बिल्कुल। फिर कहानी आगे बढ़ती है कि गलने की वजह से वो बांध लूज पड़ गया, यानी ढीला हो गया। लूज से बन गई सतलुज नदी। अच्छा। और क्योंकि बांध गल रहा था और वीक हो गया था, तो डर के मारे लोगों ने उस पर चलना बंद कर दिया। और चलना बंद करने से क्या बना? हिमाचल। अब आप ही बताएं, एक कंक्रीट का बांध गल रहा है, ये कितना बेतुका है? ये फिजिक्स के खिलाफ जरूर है, पर यादाश्त के विज्ञान के बिल्कुल साथ है। वो कैसे? क्या इंसान की मेमोरी को भौतिक विज्ञान के नियम से कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। रियलिटी तो इसकी ठीक उल्टी है। कोई इमेज जितनी ज्यादा एब्सर्ड या अजीब होगी, दिमाग उसे उतनी ही तेजी से और क्लैरिटी के साथ कैप्चर करेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है दिमाग में? साइकोलॉजी में इसको बिजारनेस इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो नॉर्मल चीजों को डिलीट कर देता है। जैसे नॉर्मल सुबह का ब्रेकफास्ट? हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कुत्ता सड़क पर चल रहा है, तो आपको 2 दिन बाद याद भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक कुत्ता 3 पीस सूट पहनकर चश्मा लगाकर साइकिल चला रहा है, तो वो इमेज शायद आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ, सही बात है। वो विजुअल ही इतना फनी और अजीब है। एग्जैक्टली। तो कंक्रीट के विशाल बांध का मोम की तरह पिघलना एक ऐसी सरियल इमेज है कि आपके दिमाग का फिल्टर इसको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। ये सच में एक जबरदस्त कॉग्निटिव हैक ही। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या हर एक फैक्ट के लिए ऐसी लंबी चौड़ी या अजीब कहानी बनानी जरूरी है? क्योंकि स्रोतों में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो बहुत डायरेक्ट हैं, और सच कहूं तो उनको पढ़कर थोड़ा सुकून भी मिलता है।
बिल्कुल, हम हर चीज के लिए कहानी नहीं बना सकते। क्या स्रोतों में कोई ऐसा उदाहरण है जहां डायरेक्ट फैक्ट्स दिए हों? हाँ, जैसे रंजीत सागर बांध है, जिसे थेन बांध भी कहते हैं। यहाँ ना कोई पसीने का झरना है, ना कुछ गल रहा है। ट्रिक बस इतनी सिंपल है कि रंजीत सागर का पहला अक्षर आर है और ये जिस नदी पर है उसका भी पहला अक्षर आर है, यानी रावी नदी। आर से रंजीत, आर से रवि। हाँ, और ये पंजाब में है। बस अल्फाबेट्स का डायरेक्ट मैच है। ये अल्फाबेटिक मैच का एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। और अगर हम कॉग्निटिव लोड की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी भी है। कॉग्निटिव लोड मतलब दिमाग पर पड़ने वाला बोझ। हाँ, कॉग्निटिव लोड का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर दिमाग कितनी मेंटल एनर्जी खर्च कर रहा है। अगर हम हर फैक्ट के लिए एक कॉम्प्लेक्स और अजीब कहानी बनाएंगे तो एक टाइम बाद उन कहानियों को याद रखना ही अपने आप में एक हेडेक बन जाएगा। ये पॉइंट तो काफी वैलिड है। कहानियां मिक्स हो सकती हैं। इसलिए बीच बीच में ऐसे सिंपल और डायरेक्ट फैक्ट्स हमारे दिमाग को थोड़ी राहत देते हैं। सही कहा। और कुछ डैम्स तो इतने आसान हैं कि उनका नाम ही सीधा नदी का नाम है, जैसे अमरावती बांध, जो अमरावती नदी पर ही है और तमिलनाडु में है, या फिर महाराष्ट्र का कोयना बांध, जो कोयना नदी पर ही बना है। सीधा नाम से नाम मैच। हाँ, और स्रोतों में एक एक्स्ट्रा ट्रिविया भी दिया है कि पोंग बांध व्यास नदी पर है, जिसे ब्यास भी कहते हैं। कभी कभी चीजों का ऐसे सीधा और सिंपल होना सच में दिमाग के लिए एक बड़ी राहत होती है। ये बेसिकली एक बैलेंस मेंटेन करने के बारे में है। हमारा ब्रेन कॉन्ट्रास्ट्स को यानी विरोधाभास को पसंद करता है। एक तरफ पिघलते हुए बांधों की अजीब कहानियां हैं और दूसरी तरफ एकदम क्लियर डायरेक्ट नेम्स हैं। ये वैरायटी ही लर्निंग को बोरिंग होने से बचाती है ना? बिल्कुल। इसी से प्रोसेस एक गेम की तरह लगता है। तो अगर इस पूरे डीप डाइव को एक जगह समेटा जाए तो आज हमने ये देखा कि भारत के बांधों और नदियों के इस ड्राई और नीरस सब्जेक्ट को डिकोड करना कितना क्रिएटिव हो सकता है। सही में हमने आकार की चरम सीमाओं का यूज किया, जैसे टेहरी का ऊंचा टी और हीराकुड की महानता। नागार्जुना सागर और अलमाटी के जरिए हमने महाभारत और कृष्णा जी के पुराने स्कीमा का सहारा लिया। इडुक्की और मेट्टूर के जरिए हमने डेली लाइफ की कॉमेडी और साउंड्स का खेल समझा। और भकरा नांगल वाला अजीब लॉजिक। हाँ, जिससे ये प्रूव हुआ कि साइंस को चैलेंज करने वाली अजीब कल्पनाएं भी मेमोरी का एक बहुत पावरफुल वेपन हो सकती है। और इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि जानकारी चाहे जितनी भी बोरिंग या जटिल लगे, उसको इंटरेस्टिंग बनाने का पावर हमेशा हमारे अपने दिमाग के अंदर ही होता है। हमको बस सही हुक चाहिए। हाँ, एक सही हुक या कोई सही कहानी या एक बिल्कुल अजीब सा विजुअल। हमारा दिमाग एक रटने वाली मशीन नहीं है, ये एक बहुत बेहतरीन कहानीकार है। और यहीं से ना एक बहुत ही डीप और आखिरी ख्याल मेरे जहन में आता है। क्या ख्याल है? अगर हम भारत के इस विशाल भूगोल, इन भारी भरकम बांधों और नदियों के रूट्स को इन मजेदार और पौराणिक कहानियों के जरिए इतने अच्छे से माप कर सकते हैं, तो सोचिए कि इसी टेक्निक का यूज हम अपनी बाकी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है ना? क्या हम इसी तरह अपनी जिंदगी के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, अपने परिवार के लंबे चौड़े हिस्ट्री को, या आने वाले टाइम की बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और हार्ड टेक्नोलॉजीज को, जैसे कोडिंग के रूल्स या एआई के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को डिकोड नहीं कर सकते? ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल है। अगर हम ज्योग्राफी के फैक्ट्स को इन कहानियों में ढाल सकते हैं तो फिर किसी भी जटिल कॉन्सेप्ट को तो ढाला ही जा सकता है। एकदम। अगर एक कंक्रीट का मजबूत बांध हमारी दिमागी दुनिया में मोम की तरह पिघल सकता है और मैराथन की दौड़ का पसीना हमें एक स्टेट का नाम बता सकता है, तो शायद जाने अनजाने में हम अपनी पूरी जिंदगी का मैप ही ऐसी क्रिएटिव कहानियों से बना रहे हैं। बिल्कुल सही। जब भी हम किसी बड़ी मुश्किल में फंसते हैं या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से परेशान होते हैं, तो शायद उस वक्त हमें बस एक सही और थोड़ी सी बेतुकी कहानी की जरूरत होती है। तो नॉलेज की इस जर्नी में हमेशा कुछ नया और क्रिएटिव होता ही है ढूंढने के लिए।